तरह से नवोदितों का दोहन रोका जाए। अरुण त्रिवेदी अनुपम। नई दिल्ली से अक्षिता मालवीय की खास रिपोर्ट। उदीयमान अखिल साहित्यिक भारतीय संस्था जो है साहित्यिक ये संस्था 1990 में उदीयमान द्वारा प्रयागराज में संचालित हम लोगों उदीयमान ने स्कूल न्यूज टाइम चैनल में द्वारा शुरू की आयोजित थी उदीयमान और हम लोगों साक्षात्कार ने बहुत श्रृंखला कड़ी पब्लिकेशन में 4 काम में किया इसमें वरिष्ठ और साहित्यकार अरुण मैगजीनें भी निकाली। त्रिवेदी ने एक प्रश्न के जवाब में उसके साथ कहा साथ हम कि लोगों का किसी भी मुख्य तरह उद्देश्य ये होता नवोदित है कि कलमकारों उदीयमान का रचनाकारों को दोहन रोका जाए। उत्साहित इसी करना, उद्देश्य से सम्मानित करना, अनुगूंज प्रकाशन साहित्य की पीठ सुविधा का उपलब्ध गठन कराना, किया था। हम प्रसारण की लोगों ने सुविधा पूर्ण उपलब्ध विराम। कराना, ये हम लोगों का एम होता रहा। तो हम प्रतिवर्ष 5 नए रचनाकारों को सम्मानित करते थे जिस उदीयमान सम्मान से, और 2 विशिष्ट रचनाकारों को सम्मानित करते रहे। उदीयमान विशिष्ट सम्मान या उदीयमान प्रकाश पुंज सम्मान। इसके साथ हमने बहुत दिन काम किया। यहाँ आके भी गतिविधियां हमारी चालू रही। 30 वर्ष से हम यहीं फरीदाबाद में रह रहे हैं और हम भी एक ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एक कंपनी में मैनेजर हुआ करते रहे। अब रिटायरमेंट, आप लोगों की तरह हमारा रिटायरमेंट हो गया है और अब ये गतिविधियां हमने पुनः चालू की है। अभी हमारा इसमें उद्देश्य वही है, हम प्रतिवर्ष जो है 2 वरिष्ठ रचनाकारों को उदीयमान प्रकाश पुंज सम्मान से सम्मानित करेंगे और 5 नए रचनाकारों को सम्मानित करेंगे। इसमें एक डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान दीजिए। और हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज किया है। अब हमने एक साहित्यिक ग्रुप बनाया है, हमारा एक न्यूज चैनल भी है, उससे संबद्ध है। तो अभी हम क्या करें, ग्रुप में जितने हमारे सदस्य होंगे, आज आप एक देख रहे होंगे साहित्यिक क्षेत्र में आप लोग भी काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा आज जनरली लोग अपनी पुस्तक प्रकाशित करके, चाहे वो कुछ क्या हो कुछ ना हो, वो ऐसे ही चल रहा है। इससे हम साहित्यकारों को नुकसान है कि अच्छी सामग्री हमारे पास रह जाती है, दबी रह जाती है, और जो दूसरी टाइप की है वो जिनमें प्रचार प्रसार की सुविधा है वो बिक जाती है। बाकी दूसरे लोगों के पास ये समस्या है थोड़ी। तो हमने क्या किया है, हमने 2 कार्यक्रम उदीयमान संस्था के द्वारा चालू किया है। एक एकल काव्य पाठ हम अपने सदस्यों को, वरिष्ठ कवियों को या उदीयमान रचनाकारों को प्रति माह 2 बार कराते हैं। उसमें सिस्टम ये होता है कि एक व्यक्ति की हम पूरी कविता सुनते हैं। हम 5, 7, 10 लोग पारिवारिक कवि गोष्ठी के रूप में बैठते हैं और उसके बाद हम उनकी कविताएं सुनने के बाद हम एक पारिवारिक कवि गोष्ठी करते हैं। अच्छा, ये साल भर में हमारे पास 48 कवि लोग पाठ कर लेते हैं। तो उनकी रचनाओं को लेकर हम एक पुस्तक प्रकाशित करेंगे, स्मारिका टाइप। और इसके साथ साथ उदीयमान प्रकाशन से एक उनकी किताबें भी प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे, जो कि व्यवसायिक नहीं होगी। बहुत अच्छी बात। जितना हम उनको ग्रांट दे पाएंगे, जितना हम सहयोग कर पाएंगे वो करेंगे, नहीं तो वो अपना उनके सहयोग से हम प्रकाशित करेंगे। तो ये 2 अच्छा, बिना किसी हानि लाभ के। हाँ, बिना हानि लाभ के। हमारा श्रम भी लगेगा, कुछ सहयोग भी हमारी संस्था कर पाएगी तो करेगी। तो इस तरह की योजना हमने चालू की है। उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग जुड़े और करें। इसी क्रम में शुरू कर लो। मित्रों नमस्कार। आज हम अनुगूंज साहित्य पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण त्रिवेदी जी, अनुपम जी के साक्षात्कार के लिए आज उनके आवाज पर उपस्थित हुए हैं और हमारी सारी टीम आपके साथ आई हुई है। और आप सबको पता है कि उदीयमान साहित्य संस्था प्रतिमाह एक विशिष्ट साहित्यकार का साक्षात्कार प्रसारित करती है और हमारे उदीयमान न्यूज चैनल पर ये प्रसारित होता है। और इसी क्रम में आज हम डॉक्टर वेद प्रकाश व्यतीत जो हमारे संरक्षक हैं, उनके सानिध्य में ये एक
साहित्यिक साक्षात्कार के लिए उपस्थित हैं। हमारे बीच में हम साहित्य पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार अनुपम जी उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। जी, और अखिल भारतीय साहित्यिक संस्था उदीमान द्वारा संचालित उदीमान न्यूज के तत्वाधान में आयोजित उदीमान साक्षात्कार श्रृंखला की चौथी कड़ी में आज हमारे बीच बातचीत के लिए विश्व के विख्यात जाने माने लेखक शिक्षाविद अरुण त्रिवेदी अनुपम जी उपस्थित हैं। उदीमान न्यूज चैनल में अरुण त्रिवेदी अनुपम जी का स्वागत है। अरुण त्रिवेदी अनुपम जी, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप अनेक पुस्तक प्रकाशाधीन हैं। अरुण जी शिक्षा निर्देशालय दिल्ली के लेक्चरर पद से रिटायर हैं। आप रसायन शास्त्र और अंग्रेजी विषय में पढ़ाई स्नातक हैं। आपके नाटक समाज के बहुरूपीय, जिसकी कई शहरों में सफल मंचन हुआ है। आपने शेक्सपियर, महाकवि कालिदास पर शोध भी कर चुके हैं। आपके अनेक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें अंतस, दिल से, धत्ते पलक, पलाश आदि प्रमुख है। आपके अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ है और आपने बहुत पुस्तकें संपादन भी किया है। आइए रूबरू होते हैं खास शख्सियत अरुण त्रिवेदी अनुपम जी के साथ। जी नमस्कार। ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस साक्षात्कार के लिए चुना। मैं उदीमान साहित्यिक संस्था और उदीमान चैनल का शुक्रगुजार हूँ। जी अनुपम जी, आपसे पहला प्रश्न है जी आपकी शिक्षा और अध्यापन की पृष्ठभूमि ने आपकी लेखन शैली और विषयों को कैसे प्रभावित किया है? ब्रजेश जी, बचपन से ही मुझे साहित्य में रुचि रही। मेरे पिता भी लिखते थे और साहित्य में सबकी रुचि रही। अब यहाँ तक कि मेरे जो भाई हैं उनकी भी साहित्य में रुचि है। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे एक पत्नी भी ऐसी मिली जिनको भी साहित्य में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। जब मैं छोटा था तो घर में बहुत सारे उपन्यास आते थे। एक मैं विचित्र बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप सब लोगों के सामने कि पुराने जमाने में पत्रिकाएं घरों में आती थी, पराग, नंदन, ये सारी चीजें आती थी जिनका हमें पढ़ने का शौक हुआ करता था। आज इन पुस्तिकाओं की, आज इन जो हमारी जो पत्रिकाएं हैं, इनका बिल्कुल हम देखते ही नहीं कहीं है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे या बहुत सारे वीडियो में या दूसरी जगह पर ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इसलिए पढ़ने का क्रम, पढ़ने की जो आदत है आज की पीढ़ी में रही नहीं। हमें शुरू से ये शौक रहा और वो पत्रिकाएं पढ़ते पढ़ते, उपन्यास पढ़ते पढ़ते कब साहित्य का अंकुरित हो गया, कब साहित्य की जो लिखने की ललक पैदा हो गई। और आपको ताज्जुब होगा कि मैं जब मेरी उम्र 17-18 साल की थी, समाज के बहरूपिये की शुरुआत तब हुई। जी। और तब से ही मैंने लिखना शुरू किया और लेखन में मेरी अभिरुचि बढ़ी। जी। आपके नाटक समाज के बहुरूपीय का सफल मंचन कई शहरों में हुआ है। जी, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए ब्रजेश जी, जब बीएससी करने के बाद में एक ऐसी परिस्थिति आती है, किसी भी मतलब कोई भी जो डिग्री लेके निकलता है बाहर तो लगता है कि उसे नौकरी करनी चाहिए। अब नौकरी जब ना मिले तो एक ऐसा आक्रोश, एक ऐसा क्षोभ पैदा होता है आज की युवा पीढ़ी में कि वो क्या से क्या सोचने लगता है। जो समाज के बहरूपिये का जो नायक है वो पोस्ट ग्रेजुएट है और पढ़ने के बाद में उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती है। ये उन दिनों की कहानी है जब मैं लखनऊ में पढ़ रहा था, एमएससी कर रहा था। उन दिनों में देखता था कि मेरे बहुत सारे सीनियर इधर उधर भटकते रहते थे, उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। तो जो समाज के बहरूपिये का जो नायक है वो नौकरी की खोज में जाता है। जहां जाता है बोले अच्छा एमएससी, फर्स्ट डिवीजन, गोल्ड मेडलिस्ट, नहीं भाई आपके लिए नौकरी नहीं है। वो जहां जाता था उसको नौकरी नहीं मिलती थी और वो छोटी नौकरी चाहता था। तो अकस्मात उसके दिमाग में आता है एक बहुत ही रईस परिवार में जाके वो बिल्कुल अनपढ़ बन के और नौकरी मांगने चला जाता है। तो नाटक की शुरुआत होती है बड़ा ही अजीब ढंग से। मैं अगर आप थोड़ी सी आपको अगर समय हो तो मैं जानकारी दूं। पहला पर्दा खुलता है समाज के बहरूपिये का
एक नौकर जो भोलू नाम होता है, वो झाड़ू पोंछा कर रहा होता है और झाड़ू पोंछा करते हुए रेडियो पे आवाज आने लगती है और रेडियो पे गाना आने लगता है। वो गाना सुनता है और पोंछा करता चला जाता है, झाड़ू लगाता चला जाता है। अक्सरमाती किसी तरीके से रेडियो गिर जाता है और सारे सेल निकल जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? थोड़ी सी भोजपुरी, थोड़ी सी पूर्वी भाषा का इस्तेमाल करते हुए वो कहते ये क्या हुआ? गवैये भाग गई, अब ये ढोलकियां छोड़ गई। इस तरह की बात करके वो अपने आप को इतना भोला और बुद्धू साबित करता है। बाद में कहानी क्रम और कथाक्रम बढ़ता है और बहुत सारी चीजें जो आज के व्यवसायिक जो होते हैं प्रतिष्ठान, उनमें जो बदमाशियां होती हैं, जो बेईमानियां होती हैं और जो दुराचार और अनीतियां होती हैं, उन सब का वो पर्दाफाश करता है। और एक ऐसा मौका आता है कि अंतिम चरण में वो एक अपराध कहीं होता है, उस अपराध की सजा अपने ऊपर कह लेता है, बोले यहाँ ये अपराध मैंने किया है। और कोर्ट में वो एक एक करके सारी परतें उधेड़ता है और फिर बाद में बताता है कि आई एम MSc पोस्ट ग्रेजुएट एंड गोल्ड मेडलिस्ट। और वो अंग्रेजी में सारी बात करता है। लोग दंग रह जाते हैं कि भोलू नाम का नौकर इस तरह से समाज का बहरूपियापन वो सारा दिखाता है। इस कहानी में कई कथानक थे, दुख भी था, खुशियां भी थी, कॉमेडी भी थी और एक ऐसा नाटक था जो 3 घंटे में जिसने दर्शकों को बांधे रखा। मुझे इस बात की खुशी है कि कई शहरों में इसके मंचन हुए और बहुत ही सफल मंचन रहा। अनुपम जी, आप एक बार आपकी भाषा शैली और लेखन शैली क्या है? मूल रूप से ये भी थोड़ा कठिन विषय है। ये कठिन सवाल है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि लेखन की शैली और शिल्प और भाषा, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं मेरे विचार से जी। क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत ही, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ जी। गांव की भाषा, ना तो कोई साहित्य का इतना वहां पे विकास था, इस तरह की कोई बात नहीं थी। जब मैं लखनऊ गया, लखनऊ में रहने के दौरान लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों से मेरी दोस्ती हुई जी। और वो बड़ा शुद्ध, मतलब उर्दू भी बोलते थे, हिंदी बोलते थे और लखनऊ की भाषा आप जानते हैं कितनी मीठी है। यानी यहाँ तक कि एक रिक्शे वाले से आप कह देंगे कि वो आपसे पूछे कहाँ जाइएगा, अगर रिक्शे वाले चलेगा क्या तू, जैसे यहाँ दिल्ली में हम लोग कहते हैं हाँ भाई छतरपुर चलेगा क्या, अगर आपने कितने कह दिए भाई साहब बड़ा बदतमीजी से बात कर रहे हैं, कहाँ जाइएगा, मतलब इतनी तमीज से एक रिक्शे वाला भी बात करता है। ऐसी तहजीब में, ऐसे माहौल में मेरा कम से कम 7 साल मैंने लखनऊ में बिताए और उसका मेरे लेखन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और वो भाषा उर्दू, मतलब शुद्ध परिष्कृत संस्कृत शब्दों का भी मैं इस्तेमाल नहीं करता अपने लेखन में, उर्दू का भी इस्तेमाल करता हूँ। ये कह सकते हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल मेरे लेखन में होता है। जी। अनुपम जी, आपने कई पुस्तकों का संपादन भी किया है जी। और जहां तक मुझे खबर है कि संपादन आपने संतुलित किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप एक बात ही बताएं कि इसमें आपको क्या क्या चुनौतियां मिली और आपने क्या अनुभव किया? संपादन की भूमिका एक बहुत कठिन भूमिका मानते हैं, संतुलित करना बहुत मुश्किल काम होता है। सबको उचित स्थान पे पहुंचाना संपादक का काम होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है ब्रजेश जी। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि लेखन से ज्यादा संपादन एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया, बहुत ही कठिन कार्य है। संपादन में केवल व्याकरण की दृष्टि से ही देखना नहीं होता है, कभी कभी लेखक की जो सृजन संपादक के पास पहुंचता है तो संपादक को लगता है कि ये 2-4 लाइनें व्यर्थ की लिखी गई हैं या इसके अर्थ को अनर्थ कर रही हैं। उस समय संपादक का ये कर्तव्य बन जाता है कि या तो वो जो मूल लेख है, मूल आलेख में अपनी टांग घुसेड़ के उसे बताए कि भाई ये हटा दूं। लेखक अगर राजी हो जाता है तो संपादक अपनी भूमिका निभा लेता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लेखक अडिग हो जाता है कि नहीं नहीं ये तो पंक्तियां तो जरूर रहेंगी, और जबकि वो पंक्तियां उसके आलेख को खराब कर रही होती हैं। ये संपादक की दृष्टिकोण से मैं महसूस करता हूँ जी। तो इसलिए मैंने महसूस किया है कि संपादन बहुत ही कठिन कार्य है। संपादन में केवल भाषा, शिल्प
या कथ्य, ये देखना संपादक का कार्य नहीं होता। संपादक का कार्य होता है कि पूरा सुरुचिपूर्ण ढंग से, बहुत ही संगठित रूप से लेखक द्वारा लिखा गया आलेख जो है वो पाठकों तक पहुंचे, और किसी भी तरह का कोई इस तरह की अनावश्यक बातें उसमें हों तो वो संपादक लेखक को सलाह दे। अगर लेखक उसकी बात मान लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मानता तो संपादक के लिए बड़ा दुरूह स्थिति होती है। ये मेरे ख्याल से संपादक का काम बहुत कठिन है। बहुत सही, बहुत आपने सच्चाई बता दी है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। संपादक की जो मनोदशा होती है उसका मनोदशा आपने होती वर्णन है। किया है। दो जगह झूल रहा होता है। उसकी मानसिकता रहती है कि या तो मैं लेखक के साथ चलूं या फिर संपादक का धर्म निभाऊं। इन दोनों चीजें होती हैं। अभी हमारी पुस्तक का प्रकाशन हुआ और पुस्तक में लगभग 70-80 रचनाकारों की रचनाएं उसमें सम्मिलित थी। जी जी। सम्मिलित में छंद भी थे, गीत भी थे, कहानी भी थी, लव कथाएं भी थी, गजल भी थी। गजल की चीजें हैं, कहाँ बेबहर हो रही है उसे बताते हैं, तो लेखक को लगता है कि मैं इतना बड़ा शायर। क्योंकि कोई भी लेखक जब अपनी जो सृजन को छापने के लिए देता है तो वो ये मान के चलता है कि मुझसे अच्छा तो लिखने वाला कोई है ही नहीं। नहीं। मैंने जो लिखा है उससे अच्छा कोई लिख ही नहीं सकता। लेकिन जब संपादक की दृष्टि जाती है तो बहर भी देखती है, छंद में मात्राएं भी देखती है। बहुत सारे हमारे छंद के शास्त्री, छंद के जो हमारे साथी हैं, उनकी हमने मदद ली संपादन में, और मैंने महसूस किया कि छंद में लिखे गए गीतों में भी त्रुटियां थीं, लेकिन हमारे साथियों ने बखूबी उसको निभाया। और उनके गीतों को, जो हमारी पुस्तक हमने अभी डॉक्टर व्यथित साहब को अभी समर्पित की है, तो उनमें हमने बहुत कोशिश की कि उनके छंदों में किसी तरह की कोई गलती ना रहे। तो संपादक का काम बहुत कठिन है, इस बात को मैं महसूस करता हूँ। जी, धन्यवाद। अनुपम जी, आप बताएं, आप अपने लेखन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने कैसे उसको पार किया है? आपने कितना सामंजस्य स्थापित किया है, कितना कंप्रोमाइज किया है? ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, मैं बता चुका हूं कि मैं विज्ञान वर्ग से हूं। जी तो सारी चीजें कल्पना के धरातल पर मैं नहीं सोच सकता था, क्योंकि मेरी आदत थी। क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी होता है तो वो तर्क से ज्यादा परीक्षण पे ज्यादा विश्वास करता है। जी जी जी। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको प्रिपेयर करते नहीं, केवल कल्पना के आधार पर जिंदगी नहीं जी जा सकती। कल्पना के साथ में सत्य भी होता है कि वो जो मुझे साइंटिफिक दृष्टिकोण, जो मेरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, वो मुझे ऐसा करने की इजाजत देता था। जी। लेकिन जो मेरा जो अंदर का लेखक छुपा हुआ था, वो कल्पना के आकाश में उड़ने की मन करता था। वो पंछी फड़फड़ाता था। उस फड़फड़ाने के बीच में एक ऐसा माहौल पैदा होता था कि कुछ ना कुछ विचार उठते थे और वही कागज पर कलम लिख देती थी। बस इसी तरीके से सामंजस्य बिठाते बिठाते लिखना शुरू हुआ, और आज आप देख रहे हैं कि कुछ पुस्तकें मैं लिख चुका हूं और कुछ बाकी है लिखना, बहुत कुछ बाकी है अभी कहना। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी, आपके हिसाब से आपकी सबसे अच्छी कृति कौन सी है? कौन सी पुस्तक को आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, अपना 10 में 10 रेटिंग देते हैं अपनी पुस्तकों में? ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब देना तो ये एक लेखक का काम नहीं है। ये तो उसके पाठक बताएंगे कि उसने कैसा लिखा है और किस तरह का सेल्फ असेसमेंट देखते हुए। तो अब मैं कल की बात बताता हूँ। उस कल की बात से इस बात पर अंदाजा लगा लीजिए कि मेरी अभिरुचि गजल लेखन में ज्यादा थी, और मैंने अपना अधिकांश समय लेखन का गजल में ही, रदीफ ढूंढना, काफिया ढूंढना और अरकान के हिसाब से गजलें लिखना बहुत समय किया, बहुत समय। लेकिन कुछ जो जानकार लोग थे, जिन्हें उस्ताद कहा जाता है, उन उस्तादों की नजर में मेरी गजल का कहर अच्छा होते हुए लगता था नहीं नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। पिछले 7-8 दिन से हमारे बीच भाई संजीव शुक्ला सचिन, जो हमारे अनुकूल साहित्यपीठ के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जी जी। 3-4 दिन से मैंने गीतों पर अभ्यास किया। कल एक गीत लिखा, परसों 3 दिन से लगातार मैंने 3 गीत लिखे, और तीनों गीतों को लिखने के बाद जब मैंने राष्ट्रीय महासचिव संजीव शुक्ला सचिन जी को दिखाए
तो उन्होंने कहा कि आप त्रिवेदी जी क्यों गजलों के चक्कर में पड़े हैं, गीत क्यों नहीं लिखते हैं, गीत इतना अच्छा लिखते हैं। तो बस शैली और भाषा और तरीका कब बदल जाए, लवकथाएं भी लिखी है मैंने, लेकिन कब कौन सी चीज कहाँ हिट कर जाए कि नहीं गजल नहीं अब तो गीत लिखने हैं, तो ये कुछ नहीं कह सकता। मेरी जो पुस्तक अंतस जो है वो गीतों पर आधारित पुस्तक है, उसमें कुछ जी। गीत हैं जी और जो दिल से है उसमें गजलें हैं। जी तो इस तरीके से अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मुझे गीत अच्छे लगने लगे, अब ये गजलें अभी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए पहले मैं गजलों को अच्छा मानता था, अब गीतों को अच्छा मानता हूं। तो इसलिए इस प्रश्न का मुझसे आप प्रश्न ना जवाब ना चाहें तो अच्छा है, मेरे पाठक इसका जवाब देंगे। जी जी प्रेम पे नहीं लिख पाया हूं। और दूसरी चीज है, यही बात है कि मैं प्रेम पर नहीं लिख सकता। मैं सामाजिक मुद्दों पर, नैतिक पर लिखा जा सकता है मुझ पे गीत भी, लेकिन प्रेम के आधारित पे मुझ पे गीत अभी भी नहीं लिखे जा सकते। जी 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 कल मेरे से बोले हमने सर कितना लंबा लंबा करें नहीं। अब आप देख लो, कोई प्रश्न रह गया हो एक आध तो पूछ लो, नहीं तो हाँ, नहीं बहुत है। नहीं, और आप जब बताना चाहें तो नहीं और कोई अपने तरफ से आपको कोई क्वेश्चन सर निकल एक रहा और हो? चीज कर सकते थे हमारे पास तो बहुत क्वेश्चन है। जो हम लोग वो कर रहे थे। नहीं वो अनुकूल साहित्य पीठ का अलग से हम करेंगे। हाँ, हम वहां बैठ जाएंगे, वहां पे ले लेंगे। जी ब्रजेश जी, अरुण जी। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। जी, जी। आपके प्रश्न बड़ा सार्थक प्रश्न है और मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बड़ा खुशी हो रही है। जी जी बहुत धन्यवाद। अरुण जी बताइए आपके प्रेरणा स्रोत कौन से हैं, किनसे आपको लिखने की प्रेरणा मिली है और आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है, उनकी कौन सी कृति आपको सबसे ज्यादा प्रभावित की है? देखिए, क्योंकि मैं विज्ञान वर्ग का छात्र रहा तो हिंदी की पुस्तकें और हिंदी की कविता के बहुत सारे संग्रह मैंने पढ़े, लेकिन एक किसी विशेष लेखक से मैं जुड़ा रहा ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, जैसा जैसा मुझे लगता रहा। और दूसरी चीज है कि लेखन कार्य में जो निरंतरता होती है, एक लेखक जो निरंतर रूप से लिखता चला जाता है, ऐसी स्थिति मेरी कभी नहीं रही। और कुछ वर्षों से, मतलब 2014 या 15 के बाद में मैं जब सर्विस में आ गया हूं तो रुचि बढ़ी, कुछ लोगों को पढ़ा, मैथिली शरण गुप्त को मैंने पढ़ा, कामायनी उनकी पढ़ी और बहुत सारी और दूसरे जो हैं वो रचनाएं मैंने पढ़ी, तो लगा कि सरल शब्दों में भी कठिन बात कही जा सकती है, छोटे शब्दों में भी बड़ी बात कही जा सकती है। क्योंकि एक बार डॉक्टर नामवर सिंह से जब उनसे मेरी बात हुई तो उनका मैंने एक लेख पढ़ा था। उस लेख में उन्होंने कहा था कि कविता जो होती है वो एक ऐसा सूक्ष्म साध्य होता है जो बड़ी बात को छोटे में कह देता है, जो पाठकों के दिल में सीधा उतर जाती है, वो कविता होती है। तो हमने कहा इतने बड़ी बड़ी चीजों से लिखना है, क्यों ना छोटी छोटी बातों में कहा जाए। और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी कविता का जो रुझान बढ़ा और लिखना शुरू किया। लेकिन मेरे शब्दों में जो मुझे पढ़ते हैं लोग वो अभी भी यही शिकायत करते हैं कि जब आप हिंदी लिखते हो तो इतने क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है कि वो समझना भारी पड़ जाता है, और जब सरल भाषा में लिखते हो तो इतने उर्दू शब्द आ जाते हैं कि उन्हें समझना भारी पड़ जाता है। मेरी मुसीबत ये हो जाती है कि मैं हिंदी लिखूं या उर्दू लिखूं, बस आम बोलचाल की भाषा में फिर मैंने लिखना शुरू किया। अरुण जी एक बात बताइए, आप एक लेखक, एक समीक्षक, एक नाटककार या शिक्षाविद से ज्यादा आपको ख्याति मिली हुई है एक संयोजक के रूप में, जी जी है ना? तो आप एक बहुत बड़ा आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं जी अंगूज साहित्य पीठ के तत्वाधान में, जी जी उसका नाम भी आपने अंगूज साहित्य महायज्ञ लिख दिया है। इसमें आपकी क्या भूमिका है और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका क्या उद्देश्य है? आप जी जी क्या संदेश देना चाहते हैं इस आयोजन के माध्यम से? अनुगूंज साहित्य पीठ की स्थापना से पहले ब्रजेश जी, मैंने महसूस ये किया कि अभी बहुत सारे साहित्यिक ग्रुप हैं, साहित्यिक समूह हमारे देश में हैं,
जो मैं अगर किसी लोग को बुरा ना लगे तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वो नवोदितों की जो लेखन की भूख है उसका बाजारीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, स्पष्ट बिल्कुल, शब्दों में अगर मैं कहूं तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर जो नया लेखक होता है, जो नवोदित होता है, वो जो अपनी लेखनी कागज पर चलाता है, माँ सरस्वती की उस पर कृपा होती है और वो कुछ ना कुछ लिख देता है, तो वो चाहता है कि उसे मंच मिले और उस मंच की उस लालसा जो होती है उसका फायदा उठाते हैं कुछ साहित्य ग्रुप और 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए नामांकन शुल्क रूप में कटा लेते हैं और उनको 200-400 रुपए की ट्रॉफी या मोमेंटो या एक शॉल उड़ा के बस उनकी इतिश्री कर देते हैं। इस तरीके से ऐसे लोगों का दोहन होता रहा। लेकिन अनुभूत साहित्य पीठ की स्थापना के समय हमारे साथियों का उद्देश्य था कि हम ऐसे मंच का निर्माण करेंगे, ऐसे संगठन की स्थापना करेंगे जो नवोदितों के साथ में ये अन्याय नहीं होने देगा जी। और किसी से भी हमने अपने ये तीसरा आयोजन हमारा वार्षिक आयोजन होगा। इससे पहले हम छोटे छोटे आयोजन बहुत साल से कराते रहे हैं जी। लेकिन ऐसे आयोजन जो राष्ट्रीय स्तर पर हो और एक प्रतियोगिता के माध्यम से हो, जहां पर 51, पिछली बार 51, इसके बाद 80 और बहुत सारे लोग जो 21 प्रदेशों से लोग जो नए नवोदित भी और कुछ मजे हुए स्थापित रचनाकार आते हैं और वो उनको हम एक ग्रुप में बांट देते हैं। अगर हमारे पास एक बराबर के 4 ग्रुप रहे और चारों ग्रुपों में कुछ मजे कलाकार, मजे कहानीकार, मजे रचनाकार और कुछ नवोदित होते हैं, तो वो एक दूसरे की रचनाओं का नाप तोल करके विधा में या उनको विधान के अनुसार उन्हें लिखना सिखाते हैं। इस तरह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती है और इसके बाद वो नवोदितों को मंच मिलता है बिना किसी शुल्क लिए हुए, उनका सम्मान भी होता है और उनकी रचनाओं को हम एक स्मारिका के रूप में प्रकाशित भी करते हैं। हाँ, क्योंकि हम अलाभकारी संस्था है, बिल्कुल स्पष्ट पता है, हमें कहीं से भी कोई पैसा बाहर से नहीं मिलता, ना ही हमें किसी तरह की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। तो वो जो पुस्तक शक्ति है उसका मूल्य भर हम उनसे लेते हैं जी। और यहाँ रहने, खाने पीने, लंच, डिनर, ये सारी व्यवस्थाएं जो भी हम कर सकते हैं वो सब माँ शारदी कराती है, हम कराने वाले कोई नहीं है। और इस संयोजन का कार्य की बात करें तो ये संयोजन के पीछे सिर्फ यही एक बात थी, नवोदितों का दोहन रोका जाए, किसी भी तरीके से नवोदितों का दोहन रोका जाए। हर नया बच्चा, हर नया कहानीकार, हर नया कलमकार लेखनी लेके चाहता है कि उसे एक्सपोजर मिले, बिल्कुल बिल्कुल, और उस चाह में ही ठगते हैं, बस ये हम रोकना चाहते थे। और दूसरी चीज संयोजन की बात यह है कि मैं अपने 32 वर्षों के सेवा काल में अपने विद्यालयों में भी इस तरह की साहित्यिक गतिविधियों में रहा, मंच संभालता रहा, तो इस संयोजन का, व्यवस्था का तो मुझे अनुभव था और उस अनुभव का इसमें मैंने लाभ उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कहा कि चलिए रिटायरमेंट के बाद में यही काम किया जाए, जिससे कम से कम कुछ तो माँ शारदी की कृपा मुझ पर हो, कुछ तो मैं कुछ कर सकूं हिंदी के लिए। आप तन मन धन से सेवा कर रहे हैं जी। और दूसरी चीज ये है कि केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के प्रति हमारा आदर है, चाहे हिंदी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, हर तरह की भारतीय भाषाओं। दूसरी चीज है अनुभूत साहित्य पीठ हर वर्ष एक वरिष्ठ साहित्यकार की पुस्तक का निःशुल्क प्रकाशन भी करती है या उनका सम्मान करती है। अगर उनकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है तो उनकी पुस्तक का दोबारा से विमोचन करा के उनका सम्मान करते हैं। इस तरीके से एक अति वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ रचनाकार को बुलाते हैं। उद्देश्य हमारा ये भी है कि किसी भी ऐसे भूले बिसरे साहित्यकार को जिसकी रचनाएं किसी भी आर्थिक कारण से या किसी भी कारण से छपने से रह गई हैं, तो अनुभूत प्रकाशन जो एक अनुषंगी संस्था है अनुभूत साहित्य पीठ की, वो उनका निःशुल्क प्रकाशन करेगी और उनका सम्मान भी करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा। जी, स्वागत है। हम बहुत देख रहे हैं कि हमने पिछले 3 आयोजन हमारे जो हो चुके हैं पिछले, उनमें उन आयोजनों में जो नामांकन तो बहुत सारे लोग करा देते हैं और नामांकन कराने के बाद में जो हमारी 5 चरण या 6 चरण की प्रतियोगिता होती है उसमें कुछ चरणों में भाग लेते हैं। उन चरणों में भाग लेने के बाद में जो प्रतिबद्धता है अनुभूत साहित्य पीठ की, उनकी रचनाओं का हम उनकी स्मारिका में स्थान देते हैं, उन्हें छापते हैं। लेकिन कुछ हमारे साथी रचनाकार कुछ चरणों में भाग लेने के बाद ना तो अनुभूत साहित्य पीठ के मायक में अपनी सृजन की, साहित्य की आहुति देने उपस्थित हो पाते हैं
और ना ही किसी तरीके से फिर दोबारा अनमोल साहित्यपीठ से संपर्क करते हैं, जबकि उनकी रचनाएं इस स्मारिका में प्रकाशित हो चुकी होती हैं। इस तरह से अनुगुज साहित्यपीठ के धन का और श्रम की हानि होती है। और इस तरह से मैं ये सभी से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि जितने लोगों ने नामांकन कराया है, कृपया गंभीर होकर इन 4 या 6 चरण की जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लें, उनकी रचनाएं प्रकाशित हों। और क्योंकि हम अलाभकारी संस्था हैं, बार बार ये बात बोलते हैं, किसी तरह का फंड हमें बाहर से प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए ये भी अनुरोध करते हैं कि अगर कोई भी प्रायोजक इस कार्यक्रम का हमारी आर्थिक मदद करना चाहे तो उसका भी स्वागत है। और प्रायोजन के लिए दूसरी चीज है कि किसी भी हम प्रतिभागी से एक पैसा नहीं लेंगे, लेकिन बहुत से व्यवसायिक घराने अगर कोई प्रायोजक के रूप में हमारी मदद करना चाहे तो उनका स्वागत है। या ऐसे लोगों का भी स्वागत है जो अपने परिजनों के नाम पर, अपने जो उनके रिश्तेदार हैं या जो उनके जो मान्य हैं, उनके नाम पर किसी तरह का नगद स्मृति पुरस्कार वो अगर हमारी जो रचनाकारों को देना चाहें हमारे मंच के माध्यम से, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम उनके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आपसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट में जी लास्ट में कहीं शख्स चला जाएगा, शख्सियत रह जाएगी, जी। बंदे तेरे कर्मों से शख्सियत मापी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अनुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उदीमान संस्था, उदीमान न्यूज चैनल को अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार।